अच्छा बेटा, कल हमने डाउन सेल पढ़ा था, और डाउन सेल जो है वो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम के लिए पढ़ा था। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी हम उससे पहले वाली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब आज हम चल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के दो मेथड्स हम डील करेंगे अभी। और NaOH की प्रिपरेशन, NaOH को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके अलावा इसको हम क्वीन ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 को कहा जाता है, और NaOH को क्वीन ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। और इसको क्वीन ऑफ केमिकल्स कहने की वजह यही है कि ये बहुत ही मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल है पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, जो दो प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेट, इसको प्रिपेयर करने के NaOH की, उसमें पहला तो है नेल्सन सेल, ठीक है। और दूसरा है कास्नर कैलनर सेल। तो कास्नर कैलनर सेल और नेल्सन सेल, इन दो सेल्स की मदद से NaOH की प्रिपरेशन की जाती है। अब हम देख लेते हैं बारी बारी कि किस तरीके से इनको प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है सिलसिला। तो सबसे पहला जो हम सेल देख रहे हैं, अच्छा एक बात और, कि ये दोनों सेल, नेल्सन सेल और कास्नर कैलनर सेल, ये दोनों सेल चैप्टर 4 में भी हैं क्लोरीन की प्रिपरेशन में, क्योंकि इन दोनों सेल्स की मदद से क्लोरीन गैस को भी बनाया जाता है। तो मैं ये दोनों सेल्स यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर 3 में। मैं ये चैप्टर 4 में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं चैप्टर 4 में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वो दोनों जगह पे एक ही बात है, तो चैप्टर 4 में हम इसको डील नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा नेल्सन सेल को। नेल्सन सेल हम पहले पढ़ेंगे, और फिर कास्नर कैलनर सेल पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ध्यान से यहाँ पर नेल्सन सेल को समझ लेना, क्योंकि अगर नेल्सन सेल को यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हो तो कास्नर कैलनर सेल ऑटोमेटिकली तुम्हें जो है ना वो समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर, ओके, तो नेल्सन सेल और कास्नर कैलनर सेल, सबसे पहले तो नेल्सन सेल के हवाले से एक थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी और अहम बात जो याद रखने की है वो क्या, कि नेल्सन सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। जब हम ये लफ्ज कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इससे हमें प्रोसेस का ही पूरा अंदाजा हो गया कि इस पूरे सेल में हमारे सामने हमारे पास प्रोसेस क्या होगा। जब हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो हम समझ गए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होने वाला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होगा यहाँ पर। उससे पहले अब इस सेल को थोड़ा सा समझ लो। देखो डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये डायग्राम है नेल्सन सेल की। तो नेल्सन सेल बेसिकली एक यू शेप का, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, एक यू शेप का टैंक होता है। इसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि आमतौर पे हम बीकर्स देखते हैं ना, हमारे पास जग या जार कैसा होता है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये जार या टैंक जो है वो इस यू शेप का है, ठीक है ना। बाकी बात फिर हम प्रोसेस में साथ साथ देखते चलेंगे। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है। कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे
मैं चूंकि पॉइंट में चीजें नोट करूंगा, बाकी लेक्चर आप लोगों ने नोट्स वगैरह से देखना है। तो यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा बेटा कि ये एक यू शेप का टैंक है जो कि किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। तो एक यू शेप टैंक है, यू शेप टैंक है। अच्छा, सिर्फ टैंक लिखना है यहाँ पर, बेहतर है कि इसको मैं एक और तरीके से लिखूं, यू शेप परफोरेटेड स्टील टैंक है। तफसील पूरी दर्ज हो गई इसके अंदर, ठीक है। यू शेप परफोरेटेड स्टील टैंक। सर परफोरेटेड क्या? परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें सुराख हो। जैसे वॉश बेसिन होता है ना हमारे पास, वॉश बेसिन की जो जाली लगी हुई होती है नीचे, जहाँ से मतलब पानी ड्रेन हो रहा होता है, वहां जहाँ पे पानी ड्रेन हो रहा होता है, तो नाली के ऊपर एक जाली लगाते हैं ना कि हमारा कोई अंगूठी या कोई ज्वेलरी वगैरह यस सर। कोई ड्रेनेज पाइप में ना चली जाए। तो वो सुराख जिस तरीके के हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस पूरे स्टील टैंक पे भी सुराख हुए हैं। ठीक है, ये देख भी सकते हो अगर नजर आ रहा हो, कि यहाँ पे देखो छोटे छोटे से पोर्स हुए हुए, देख रहे हो, वाजे है? यस सर। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं परफोरेटेड। अच्छा, किस मटेरियल का बना हुआ है ये टैंक? ये बना हुआ है बेटा स्टील का। ठीक है, ये यहाँ पर जो टैंक बना हुआ है ये बना हुआ है बेटा स्टील का। अच्छा, अब चूंकि बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है हमारे पास, इसको मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा, और पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसको मैं यहाँ पर टैंक में डालूंगा, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की बात हो रही है बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा अमल जो है वो अधूरा है बिना इलेक्ट्रोड्स के। तो जब तक यहाँ इलेक्ट्रोड्स नहीं होंगे तो काम होगा भी नहीं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की भी बात करनी होगी हमें। एनोड होता है यहाँ पर ग्रेफाइट का बना हुआ, ठीक है, और कैथोड यहाँ पर स्टील होता है, स्टील टैंक। यानी कि ये जो हमारे पास ये है ना स्टील टैंक, ये जो हमारे पास यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो स्टील टैंक है जो जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, ये टैंक ही बेसिकली यहाँ पर काम कर रहा होगा, किसका? कैथोड का। ठीक है, कैथोड का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? स्टील टैंक कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये पूरे यू शेप। और ये जो ब्लैक आप रॉड देख रहे हो बीच में, ये रॉड किस चीज की बनी हुई है बेटा? ये बनी हुई है ग्रेफाइट की। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो इमेज में, कार्बन एनोड। कार्बन की ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है, तो ग्रेफाइट का यहाँ पर इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पर देखो तुम एक चीज। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि सर देखिए, आपने कहा कि जो टैंक है ये तो परफोरेटेड है और इलेक्ट्रोलाइट सर लिक्विड होता है, तो जब हम एक ऐसा टैंक जिसमें परफोरेशन हो यानी सुराख हो, उसमें कोई लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड तो रुकेगा नहीं, वो तो इस परफोरेटेड सुराखों से जो है वो निकलकर सारा बह जाएगा। सर क्या फायदा हुआ इसका, है ना? तो अब उसके लिए क्या किया, यहाँ पर हमने एस्बेस्टॉस लाइनिंग कर दी है। ठीक है, हम एक और चीज करते हैं, स्टील टैंक के ऊपर कोटिंग करने के लिए, देख रहे हो ये जो पूरी आप ये लाइनिंग देख रहे हो, ये पूरी लाइनिंग जो है ये एस्बेस्टोस एस्बेस्टॉस की लाइनिंग कहलाती है। ठीक है ना? अब ये एस्बेस्टॉस लाइनिंग हमने किस लिए की है? एस्बेस्टॉस लाइनिंग हमने की है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट। पहला काम इसका ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट को ड्रेन होने से बचाएगा, क्योंकि सुराख हुए हुए हैं, तो सुराख में ड्रेन अगर हो जाए तो मसला है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है सर। सर देखें, बात यह है कि अगर सर हम इसको ड्रेन होने से हमें बचाना ही है,
हम नहीं चाहते कि ये ड्रेन हो, तो सर आप बजाय एस्बेस्टॉस लाइनिंग करने के आप स्टील टैंक सॉलिड ले लें। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप परफोरेटेड स्टील टैंक ले रहे हैं और उसके ऊपर फिर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग कर रहे हैं कि भाई सोल्यूशन जो है वो हमारा ड्रेन ना हो। तो आपको ये क्या जरूरत पड़ी है? आप ऐसा ना करें, आप बजाय इसके कि आप सॉलिड टैंक ले लें। बिल्कुल बेटा, आपका क्वेश्चन वैलिड होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते बेटा। अगर ऐसा करूंगा मैं, यानी कि यहाँ पर मैं बजाय परफोरेटेड स्टील टैंक लेने के एक सॉलिड स्टील टैंक ले लूंगा, तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे जरा डायग्राम में गौर करो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई लिक्विड ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ये जो गिरता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लिक्विड गिर रहा है वो क्या है? बेसिकली वो NaOH है। समझ रहे हो ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि ड्रॉप बाय ड्रॉप इस इन सुराखों की वजह से ही NaOH नीचे कलेक्ट होगा। अगर मैं कोई सॉलिड स्टील टैंक ले लूंगा तो वो सॉलिड स्टील टैंक के अंदर NaOH में नीचे कलेक्ट नहीं कर सकता। ये एक सबसे बड़ा इशू है। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? सर अगर यस सर। एस्बेस्टॉस लाइनिंग की है तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप कैसे वो गिर रहा है नीचे? बेटा क्योंकि ये एस्बेस्टॉस लाइनिंग, वेरी गुड, अच्छा सवाल था। एस्बेस्टॉस लाइनिंग देखो पोरस होती है। ठीक है, ये एस्बेस्टॉस लाइनिंग पोरस होती है, यानी कि इसमें से भी जो लिक्विड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सुराख के इसके छोटे छोटे पोर्स के जरिए पास आउट हो सकता है। तो स्पंज की तरह सर। स्पंज की तरह तो नहीं कहूंगा, क्योंकि स्पंज जो है वो चीजों को बहुत जल्दी जस्ट कर लेता है। इसकी जो मतलब जस्ट करने की सलाहियत है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव या मतलब इतनी तेज नहीं है जितना स्पंज की होती है। हाँ, वक्ती तौर पर समझने के लिए, एक तस्वीर जहन में बनाने के लिए आप समझ सकते हो स्पंज, लेकिन स्पंज में लिक्विड याद रखना बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, इसमें इतनी तेजी से एब्जॉर्ब होता नहीं। ठीक है ना? जी सर ठीक है। मतलब इतना टाइम तक लिक्विड रुक जाता है कि हमारा यहाँ पर जो भी प्रोसेस होना है ना NaOH को एक्सट्रैक्ट आउट करने बनाने का, जी वो वो प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, इतनी जी देर तक। ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, अब एस्बेस्टॉस लाइनिंग समझ में आ गई। तो ये पूरे सेल की कंस्ट्रक्शन है। यू शेप का परफोरेटेड स्टील टैंक है, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, और एनोड यहाँ पर ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड यहाँ पे स्टील टैंक का बना हुआ है। स्टील टैंक है, यानी कि जो यहाँ पे ये जो टैंक है जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा है वही बेसिकली पूरा का पूरा कैथोड की तरह काम करेगा। और एस्बेस्टॉस लाइनिंग का फंक्शन भी आपको समझा दिया। अब एनोड और कैथोड को हमने एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ दिया। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर। डायग्राम आपके सामने ही है। अब इसकी वर्किंग पर आ जाए तो वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरीके से है। देखो, मैंने ये बात तुम लोगों को शायद कल या परसों के लेक्चर में भी एक बात बताई थी, कल ही शायद, कि अगर हमें किसी चीज को आयन बनाना है तो हमारे पास दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को आयन बनाने के लिए। या तो उस चीज को हम पानी में डिजोल्व कर दें, और अगर वो चीज पानी में डिजोल्व हो रही है तो इसका मतलब वो आयन बनेगी या बन गई। ठीक है? या फिर हम उस चीज को मेल्ट कर दें। अगर हम मेल्ट करेंगे तब भी वो चीज आयन में कन्वर्ट हो सकती है। ये मैंने कल डाउन सेल में आप लोगों को बताया हूँ। तो यहाँ पर जब मैं NaCl को कह रहा हूँ कि NaCl को हम पानी में डिजोल्व करते हैं, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं? हम यहाँ पर NaCl को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं बेटा। तो NaCl पानी में जाकर सोडियम के पॉजिटिव आयंस में और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। ठीक है? अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स को बताई नहीं जाती, उनसे पता नहीं क्यों छुपा के रखते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। बेटा, जब कोई चीज पानी में डिजोल्व होती है और वो अपने आयंस में टूटती है ना, तो वो चीज पानी को भी उसके आयंस में तोड़ देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि NaCl H2O की वजह से अपने आयंस में टूटा, इसी तरीके से H2O जो है वो NaCl की वजह से अपने आयंस में टूट जाएगा। और जब ये आयंस में टूटता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? यस सर। यानी मैं कहना ये जी चाह सर। रहा हूँ कि जब मैं किसी चीज को पानी में डिजोल्व करूंगा ना, तो सिर्फ वही चीज आयंस में नहीं टूटेगी, बल्कि पानी भी आयंस में टूटेगा। ये कहना चाह रहा हूँ। समझ गए? जी सर। ओके। अच्छा, अब क्या होगा? यानी कि अब यहाँ पर इस टैंक में, इस टैंक में मेरे पास 4 आयंस हैं। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है,
हाइड्रोजन पॉजिटिव है और OH नेगेटिव। ठीक है, अब बारी आएगी कैथोड और एनोड रिएक्शन की। याद रखना हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड रिएक्शन होता है और उसके बाद कैथोड रिएक्शन होता है। सही है, क्यों होता है इसकी वजह मैं भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अच्छा, अब एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हमें पता है कि सर पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पर, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो नेगेटिव आयन होगा वो एनोड पर भागेगा। अब यहाँ देखो दो नेगेटिव आयन्स हैं, एक क्लोरीन का और एक OH का। सही है, तो सर दोनों में से कौन इलेक्ट्रोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो मेरा जवाब होगा बेटा कि क्लोरीन विल गो ऑन इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड पर जाकर क्लोरीन इलेक्ट्रोड पर जाकर न्यूट्रल होगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। अच्छा, जब लिक्विड आयंस थे तो लिक्विड स्टेट में थे, और जब न्यूट्रल हुए तो गैस बन गए। सेम इसी तरीके से क्लोरीन भी यहाँ पर दो ले लूंगा, क्योंकि बल्कि हाँ सही है, ताकि मामला बैलेंस रहे। क्लोरीन न्यूट्रल हुआ, गैस फेज में आ गया और इलेक्ट्रॉन बना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये दोनों जब ऐड होंगे, जी बेटे। सर OH जो है उस पे भी नेगेटिव आयन है, तो सही। वो क्यों नहीं जा रहे नोड की तरफ? बहुत क्लोरीन ही क्यों जा रहा है मतलब? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब रेस लगती है तो रेस लगाने में अगर 10 लोग रेस लगा रहे हैं तो उन 10 लोगों में से ऐसा तो होगा ना कि किसी एक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो रेस जीतेगा, और किसी की स्पीड उससे कम होगी तो वो सेकंड आएगा, किसी की स्पीड उससे कम होगी तो वो थर्ड आएगा। क्या ख्याल है? जी जी। तो बस यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा ही मामला है कि समझ लो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में रेस लगी। अब इस रेस में जीता कौन? क्लोरीन। ठीक है, रेस में जीता कौन? क्लोरीन। तो इनाम का हकदार भी कौन? क्लोरीन। इसलिए सारा रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है। ये तो एक मैंने आम सी और कॉमन सी एग्जाम्पल के सूरत में बात समझा दी आपको। अब इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है सर? ये तो आपने एक 2 नंबर एक्सप्लेनेशन दे दी रेस वाली। अमूमी तौर पे 9 क्लास के बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि उनके तो पल्ले नहीं पड़ने वाली इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन चूंकि तुम लोग इस चीज को तुम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी बेटा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास जो थी वो हमें ये बता रही थी कि, बल्कि मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बेटा ये इमेज देख रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की? यस सर। जी अच्छा, सर। अब देखो इनमें से जो हमारे पास देखो यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत इंक्रीज होना, और डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कम होना। अब देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। उस हिसाब से सर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत कम होगी, और OH के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत ज्यादा होगी। सही है, ये बात समझ गए जो यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड कह रहा है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैंने जो यहाँ बात की है, जो बात मैंने अभी की है कहाँ पर, अपने लेक्चर में चला गया ये रहा। हाँ जी, तो जो बात मैंने अभी अपने लेक्चर में की है, वहां तो लेक्चर में तो मैंने उल्टी बात की है। लेक्चर में तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH लूज नहीं करेगा। जबकि जो अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्ट दिखाया, उस चार्ट के मुताबिक OH को इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, क्लोरीन को नहीं। सही है, चार्ट के मुताबिक यही बात है वजीहा और बाकी स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर। यस सर। सही है।
तो तो फिर यहाँ पर सर ये उल्टा अमल क्यों हो रहा है? बेटा देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की सलाहियत है ना, जो हम गूगल पे सर्च करके इमेज हासिल करते हैं, वो हमें स्टैंडर्ड इमेज मिलती है। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो नहीं होता वहां पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 लिया हुआ होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो मैंने आखिरी में बोला ना, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि 1 मोल पर डीएम क्यू। अगर मैं इन कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करूंगा ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की सलाहियत भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर जब हम NaCl को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो NaCl यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम ब्राइन यूज करते हैं। ब्राइन NaCl के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें मजीद नमक डिसॉल्व करने की सलाहियत ना हो, ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन NaCl की बढ़ती है और OH की कम होती है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे OH नेगेटिव आयन है 10 और क्लोरीन नेगेटिव आयन है 100, तो वैसे टेंडेंसी तो OH आयन की ज्यादा होती है लूज कर इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्लोरीन की कम होती है। लेकिन चूंकि ये तादाद में ज्यादा है, मिसाल के तौर पर भाई एक शेर जो है वो भारी होता है सब पर, ठीक है ना, लेकिन अगर एक शेर हो और उसका मुकाबला 25 भेड़ियों से हो जाए, तो अब कौन जीतेगा? शेर के जीतने के इम्कान नहीं है, अब भेड़ियों के जीतने के इम्कान। शेर जीतेगा। अभी भी शेर ही जीतेगा तुम्हारी शक्ल में, मतलब तुम्हारी नजर में। सर मतलब यहाँ पे हम हाईली रिएक्टिव यूज कर रहे हैं NaCl। हाईली रिएक्टिव यूज नहीं कर रहे, तादाद में ज्यादा है बेटा। इस तादाद की वजह से ना इनके हमला करने की ताकत, या ये कह लो कि इनके डिस्चार्ज होने की सलाहियत बढ़ गई। अगर मुकाबला एक शेर एक भेड़िए का होगा तो शेर जीतेगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक शेर हो बेचारा अकेला और उसको कोई 30-40 भेड़ियों ने घेरा हुआ हो हमला करने के लिए, तो यकीनी तौर पर शेर का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। सही बात। सर यहाँ पर Cl भेड़िया है। हाँ, ऐसे ही समझ लो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबके? जी सर आ गए। जी सर। जी सर। तो भाई क्लोरीन जाके डिस्चार्ज हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गए भाई? कैथोड पर पहुंच गए। यानी कि ये जो हमारे पास स्टील टैंक है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने के लिए कैथोड पर जंग शुरू होगी। अब कैथोड पर जंग शुरू हुई है, तो अब पॉजिटिव आयन भी तो सर हमारे पास 2 हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। अब बताओ इनमें से सर कौन गेन करेगा? तो मेरा जवाब होगा बेटा, इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। सर सोडियम क्यों नहीं कर रहा? किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है? यस बेटा अगर किसी के जहन में ये वाला सवाल आ रहा है कि हाइड्रोजन क्यों गेन नहीं कर वो सॉरी सोडियम क्यों गेन नहीं कर रहा, तो मैं अगेन आपको ले जाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अच्छा हाइड्रोजन वाले मामले में तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं। हाइड्रोजन वाले मामले में तो ज्यादा ही बल्कि सिंपल है, समझ लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझे कहीं नजर आ जाएगी ना, देखो अब इस इमेज को देखो, इसमें द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्चार्ज इंक्रीज। यहाँ पर डिस्चार्ज होने की सलाहियत जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होगी। तो सोडियम कहाँ है? ऊपर है। और हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे है। तो जितना नीचे आओगे उतनी ज्यादा सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जितना नीचे आओगे। सोडियम ऊपर है, इस वजह से इसमें गेन करने की सलाहियत कम है, और हाइड्रोजन नीचे है तो इसमें गेन करने की सलाहियत ज्यादा है। तो सर आपने बोला कि NaCl तो तादाद में ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा जल्दी जाएगा। सर दोबारा बताइए जो आपने बोला अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो ऊपर की तरफ है चार्ट में और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। जो आयन जितना, अब पॉजिटिव वाले में ना, नेगेटिव वाले में तो केस कुछ और था, पॉजिटिव वाले में केस क्या है? जो आयन ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखेगा, गेन करने की नहीं। और जो आयन नीचे होगा वो गेन करने की सलाहियत रखेगा, डोनेट करने की नहीं। अब इन दोनों में, सोडियम और हाइड्रोजन में, जितना नीचे आओगे ना
मतलब इस चार्ट में जितना नीचे आते जाओगे उसकी सलाहियत इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सोडियम ऊपर की तरफ है, इसकी सलाहियत अगर मिसाल के तौर पे 10 है सोडियम की, तो नीचे आते जाते बढ़ती जाएगी, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसकी सलाहियत 10 है सोडियम की और हाइड्रोजन की 80 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा। समझ गए? यस सर, ठीक है। अच्छा, अभी कोई मुझे तादाद वाली बात कह रहा है, यस सर। किसी के सवाल आया था तादाद वाली बात पर, तो मैं उसको भी जवाब दे यस दूं सर। कि देखो बेटा, तादाद वाली बात में ना यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन में इतना फर्क नहीं है। मतलब अगर इसकी फॉर एग्जांपल क्लोरीन की गेन करने की लूज करने की टेंडेंसी 10 है, तो हाइड्रोक्साइड की 20, 30, 40 होगी। फर्क कितने का? 30 का। और यहाँ पे फर्क कितने का? अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी है? 70 है, 80 है सॉरी। तो फर्क कितने का आ गया? 70 का। यानी कि वो तादाद भी यहाँ पे काम नहीं आएगी, उससे भी ज्यादा तादाद चाहिए होगी, तब जाके शायद सोडियम एक्सेप्ट कर ले। शायद, वो भी शायद ही होगा, कंफर्म नहीं। समझे बात को? समझ गए बेटा बात? यस सर। यस यस सर। सर। अब यस सर। अब क्या रह गया यहाँ पर? हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, क्लोरीन चला गया यहाँ से, क्या रह गया बेटा? NaO। Na रह गया, और क्या रह गया? OH। जब ये सारी बुरी शक्तियां इस टैंक से चली जाएंगी तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे बेटा, लिक्विड स्टेट। और फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे नीचे गिरना शुरू होगा। सही है बेटा, समझ गए? यस सर। अब इस जी प्रोसेस का सर, फायदा क्या है? यस सर। प्रोसेस का फायदा जरा चेक करो। इस प्रोसेस में हमें 3 चीजें मिल रही हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 चीजें हासिल हो गई। और जो इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल है इस प्रोसेस के लिए, वो कितना सस्ता है? NaCl और पानी। ये 2 चीजें चाहिए, नमक भी सस्ता है और पानी भी। सही है बेटा? यस सर। अच्छा, जी अब सर। जी बेटा, ये डायग्राम में साइड पर स्टीम की वो बनी हुई है, लेबलिंग हुई हुई है, तो वो किस लिए? बेटा स्टीम यहाँ पर कभी ऐसा भी होता है कि ये जो NaOH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, ये चूंकि थोड़ा सा वो होता है, जिसे कह सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये वोलेटाइल होने की वजह से उड़ सकता है, इसलिए स्टीम पास करके इसको लिक्विड स्टेट में नीचे ले आता है। और यहाँ पे सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो स्टीम पास करके समझ लो उसको ठंडा भी करते हैं। ये फंक्शन है इसका। ओके। ठीक है, अच्छा जी। अब इस प्रोसेस के ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इस प्रोसेस के बाद कास्नर केल्नर सेल का प्रोसेस आया है, तो इसका ये मतलब होता है कि कास्नर केल्नर सेल का प्रोसेस जो है वो हल्का होगा, ये वाला ज्यादा कास्नर केल्नर सेल का प्रोसेस ज्यादा जैसे कह सकते हैं वर्थफुल होगा, और इसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी। तो इसकी खराबी क्या है नेल्सन सेल की? नेल्सन सेल की सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है? नेल्सन सेल की सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक ही सेल में, इसके मैं डिसएडवांटेजेस यहाँ जिक्र कर देता हूँ। नेल्सन सेल की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस में से है वो ये है कि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली तो NaOH जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ना, वो मैक्सिमम 90% तक प्योर हो सकता है, इससे ज्यादा प्योर नहीं होता। यानी कि आपको 100% प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, ये एक स्लो प्रोसेस है और लार्ज अमाउंट जो है ना NaOH की, वो बन नहीं सकती। लार्ज अमाउंट ऑफ NaOH कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये बन नहीं सकती। स्लो प्रोसेस होने की वजह से NaOH की लार्ज अमाउंट नहीं बन सकती। सर ये प्योर क्यों नहीं होता? बेटा प्योर अभी तीसरे पॉइंट की वजह से बताता हूँ, तीसरे पॉइंट में इसका वजह है, इसकी वजह है।
अब ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है ना बेटा, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना तो कहीं की भी कोई अकलमंदी नहीं है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि लार्ज अमाउंट आप नहीं बना सकते, ठीक है, इसमें से स्लो प्रोसेस है। तीसरा क्या है कि देखो NaOH और क्लोरीन ये दोनों सेम कंटेनर में बने, आर प्रोड्यूस इन सेम कंटेनर। एक ही कंटेनर में NaOH भी बन रहा है और एक ही कंटेनर में क्लोरीन भी बन रहा है, एंड both of them are very reactive towards each other, are reactive towards each other। तो ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, towards each other, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ये दोनों रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन? क्लोरीन और NaOH। देखो इस एक ही सेल में इधर क्लोरीन भी बन रहा है और इधर ही NaOH भी बन रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस होने का खदशा होता है। खदशा क्या होता है, बल्कि प्रोड्यूस ही हो जाती है। NaOH अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन कोल्ड कंडीशन, अगर ये कोल्ड कंडीशंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेटा NaCl, और इसके साथ प्रोड्यूस होता है NaClO और H2O। और अगर यही रिएक्शन हमारे पास 6NaOH, अगर यही रिएक्शन हमारे पास क्लोरीन का हॉट एनवायरनमेंट में होता है तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास NaCl 6 मोलर और ये 3Cl2 बनता है, और साथ में बनता है NaClO3 सोडियम क्लोरेट और वाटर। अब ये जो इम्प्योरिटीज बनी है ना, ये NaClO और NaClO3 ये इम्प्योरिटीज है जो यहाँ पर इस कंटेनर में, इस कंटेनर में यहाँ बन सकते हैं और NaOH के साथ यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप शामिल हो सकते हैं। इस वजह से 100% प्रोडक्ट यहाँ पर हासिल नहीं होती और 100% प्योर प्रोडक्ट। जवाब मिल गया आप लोगों को बेटा? जी। मजीद कोई सवाल? नो सर। अच्छा, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है।